नमस्कार साथियों। देखिए आज हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें सम्राट अशोक के बारे में दिया गया है और उसका शीर्षक का पाठ का अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें देखिए मौर्य साम्राज्य का जो प्रारंभिक जानकारी है वो दी गई और सामान्य रूप से अशोक का ज़्यादा परिचय है। देखिए जिन शेयरों के रूप में रुपए पैसे के ऊपर हम जो देखते हैं, यानी आपके पास जो रुपए वगैरह होंगे आप उसमें देखेंगे तो आपके ऊपर आपको उसमें 3 शेर दिखाई देंगे। ठीक है। वो शेर का चित्र कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है सारनाथ का एक विशाल स्तंभ है पत्थर का, उससे लिया गया है। ठीक है। और इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था और अशोक के दादा ने, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो ये सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है इसके ऊपर जो ये आपको 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, 4 शेर है। इसमें आपको एक जो शेर है वो पीछे की तरफ है, यानी ये चारों शेर जो है एक दूसरे के ऊपर अपनी पीठ सटाए हुए खड़े हैं। तो इसमें आपको सामने के जो 3 शेर है वो तो दिखाई दे देते हैं, 2 बगल कर एक सामने का, लेकिन पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। और इसमें टोटल 4 शेर है। चाणक्य जो था, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। देखिए चाणक्य जो था उसका नाम कौटिल्य भी था। ठीक है। और एक्चुअल में इनका जो नाम था वो वास्तविक रूप से विष्णुगुप्त था। ठीक है। तो इनके 3 नाम हुए, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो ये जो चाणक्य थे ये एक तक्षशिला में पढ़ाते थे और बाद में किसी कारण से घनानंद ने क्या किया कि जो मगध का शासक था उसने इनका अपमान कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने ठाना कि भाई मुझे घनानंद का सर्वनाश करना है। तो कौटिल्य ने जो है एक पुस्तक भी लिखी थी तत्कालीन व्यवस्था पर। उस पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। देखिए नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल रुपए पैसे या धन से संबंधित किताब है। ये किताब है तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, यानी मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में है। उसके लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए इस मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए। एक तो चंद्रगुप्त, ठीक है, जिन्होंने उसकी मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इनका बेटा बिंदुसार बना और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र बना अशोक। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण शासक रहे मौर्य काल में। ठीक है। बाकी बाद में भी रहे लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। धीरे धीरे इस फिर मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। तो इन 3 प्रमुख शासकों ने ही मौर्य साम्राज्य को सुदृढ़ किया था और विशेष रूप से सम्राट अशोक ने तो बहुत ही ज्यादा किया था। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? एक तो पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी और तक्षशिला थी। ठीक है। ये 3 राजधानियां थी, लेकिन जो प्रमुख राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, क्योंकि मगध जो क्षेत्र था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध के बाहर ये बाद में इन्होंने ये अपना क्षेत्र बढ़ाया। ठीक है। उज्जैन जो लगभग मध्य भारत में स्थित है और तक्षशिला जो पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला नामक स्थान। तो ये जो प्रमुख राजधानी तो पाटलिपुत्र थी और जो उज्जैन और तक्षशिला ये जो प्रांतीय राजधानियां थी। ठीक है। इन प्रांतीय राजधानियों से उस क्षेत्र का जो प्रशासन वगैरह वो देखा जाता था, लेकिन जो राजकार्य जो जो प्रारंभ मुख्य रूप से रहता था, जो राजा जहाँ स्थान पर रहता था वो पाटलिपुत्र था। देखिए साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। काफी बड़ा साम्राज्य था। पाटलिपुत्र व आसपास के क्षेत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। क्यों क्यों सीधा नियंत्रण था? क्योंकि पाटलिपुत्र में वो रहता था। कौन? राजा। कर एकत्रित करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। संदेश वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, अर्थात राजा का संदेश प्रमुख अधिकारियों को देना होता था तो संदेश वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जासूस अधिकारियों पर निगरानी रखते थे। देखिए जो सम्राट होता था वो क्या करता था? जासूसों की नियुक्ति करता था। ये उसके प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है जासूस का। क्यों? क्योंकि जासूस ही जो गवर्नर वगैरह जो प्रांतों के रहते थे या जो प्रमुख अधिकारी रहते थे उनके कार्यों पर निगरानी रखते थे जासूस। ठीक है ना। तो और ये जासूस भी क्या होते थे? जासूसों को केवल सूचना किसको देनी होती थी? राजा को देनी होती थी। ठीक है। और एक जासूस क्या करता था कि मान लीजिए किसी जासूस को राजा ने नियुक्त किया। ठीक है। इस जासूस को और राजा ने दूसरे जासूस को भी नियुक्त किया। तो इस जासूस को इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी और इसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। केवल राजा ही इन दोनों के बारे में जानता था। मतलब एक से अधिक जासूस नियुक्त किए जाते थे।
आगे देखिए, छोटे प्रांतों पर तक्षशिला व उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है, उस क्षेत्र पर जो नियंत्रण रखा जाता था वो तक्षशिला से निगाह रखी जाती थी। और उज्जैन जो था ये मध्य भारत में है, मध्य भारत के आसपास के क्षेत्र पर उज्जैन से ध्यान रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। जो प्रमुख प्रांतीय राजधानी रहती थी वहाँ का राज्यपाल किसको बनाते थे? राजकुमारों को बनाते थे। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिमी भारत जो है, जो अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। उन्होंने लिखा है कि उत्तर पश्चिमी जो भारत है वो कंबल के लिए, और दक्षिण भारत क्या है, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और इसके अलावा राजा क्या करता था कि जो कर रहता था ना, कर के अलावा राजा नजराना भी लेता था। देखिए, कर और नजराना में क्या अंतर है? कर तो क्या होता था कि स्थायी रहता था, और नजराना क्या होता था कि ये कभी कभी ग्रहण किया जाता था। अक्सर क्या होता था कि जो सामंत या जो गवर्नर वगैरह जो भी रहते थे वो क्या करते थे, राजा के पास आते थे राजा से मिलने के लिए, या विशेष अवसरों पर जैसे कोई राजा ने राज्याभिषेक किया या कोई महत्वपूर्ण कार्य किया, तो जो प्रांतों के जो राजा रहते थे या गवर्नर रहते थे वो क्या करते थे कि जो सम्राट रहता था उसको नजराना देते थे। ये कभी कभी दिया जाता था विशेष अवसरों पर। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसने क्या किया कि यूनान का एक शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको हरा दिया और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और इसे भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहते हैं। देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि जब वो हार गया तो बाद में समझौता कर लिया चंद्रगुप्त से, और चंद्रगुप्त से उसने बहुत सारे हाथी वगैरह भी प्राप्त किए। और चंद्रगुप्त ने क्या किया, उसको कहा कि भाई आप अपने यहाँ का कोई विद्वान व्यक्ति हमारे यहाँ भेजो। तो उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, वो भारत में आया। सॉरी, माफ कीजिए, सेल्यूकस निकेटर जो राजा था उसने अपना राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था, मेगास्थनीज को बनाकर भेजा था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। और इस इंडिका में तत्कालीन मौर्य शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यानी उस समय कैसा राजा रहता था, किस प्रकार से उसके जो शासन व्यवस्था थी या उसके अंगरक्षक कैसे थे, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, इंडिका में एक चीज़ और बताई गई है, उन्होंने ये जिक्र किया है कि उस समय जब राजा जब शोभा यात्राओं पर निकलता था तो सोने की पालकी में जाता था, और चारों तरफ जो अलंकृत सोने चांदी से अलंकृत जो हाथी रहते थे उनके ऊपर उनके जो अंगरक्षक बैठे रहते थे। इसके अलावा इसने मेगास्थनीज ने यह भी लिखा है कि राजा के जो अंगरक्षक थे वो महिलाएं भी थी, और राजा क्या करता था, विशेष निगरानी में ही इन अंगरक्षकों की विशेष निगरानी में रहता था। उसका जो भोजन भी होता था वो क्या करते थे, पहले उसके अंगरक्षक चखते थे ताकि कोई जहर वगैरह मिला करके उसकी हत्या नहीं कर दे। राजा को ये भय लगा रहता था कि कोई दुश्मन उसकी हत्या कर देगा। इस चक्कर में क्या करते थे कि वो लगातार एक कमरे में 2 दिन तक कभी भी नहीं सोते थे। वो राजा अलग अलग स्थान बदल कर रहते थे ताकि किसी दुश्मन को पता नहीं चले कि आज राजा यहाँ सो रहा है कि वहाँ सो रहा है। तो राजाओं को ये डर भी लगा रहता था। अशोक ने अपने जो संदेश थे वो पत्थरों के ऊपर लिखे गए, अभिलेखों के ऊपर लिखे गए, जो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में थे। ये लिपि थी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। ये दो लिपियों में ज़्यादातर इन्हीं दो लिपियों में उनके अभिलेख मिलते हैं। अशोक ने क्या किया कि जितना भी मौर्य साम्राज्य जो फैला हुआ था उस क्षेत्र में जगह जगह पर पत्थरों के ऊपर अभिलेख लिख करके स्थान स्थान पर लगा दिए गए। क्यों? राजा की जो आज्ञाएं थी या उसने जो धम्म नीति बनाई थी या उसके जो संदेश थे वो जनता तक इसी प्रकार से पहुंचते थे, क्योंकि उस समय कोई कागज कलम तो होती नहीं थी, ऐसा कुछ था नहीं। देखिए, जो कलिंग युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं, कलिंग युद्ध, कलिंग जो वर्तमान जो उड़ीसा है जिसको हम ओडिशा भी कहते हैं, जो उड़ीसा है, इस उड़ीसा को ही उस समय कलिंग बोलते थे। और इस कलिंग पर एक युद्ध हुआ था। एक अभिलेख में अशोक ने कहा है कि मेरे राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये युद्ध हुआ। यानी राज्याभिषेक जब हुआ उसके 8वें वर्ष में ये कलिंग का युद्ध हुआ। देखिए, ये जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि अशोक के राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ? 8वें वर्ष में। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें 1.5 लाख
व्यक्ति जो सैनिक थे वो बंदी बनाए गए और 1 लाख सैनिक मारे गए। जब उन्होंने युद्ध स्थल पर जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि सैनिक कराह रहे हैं, दुख से बहुत परेशान है, उनके अंग भंग हो गए हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से उनका जो दिल था उस स्थान को देखकर बहुत पसीज गया और उन्होंने निर्णय किया कि मुझे आज के बाद युद्ध नहीं करना है। और उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। धम्म धम्म क्या होता है कि जो संस्कृत में, सॉरी माफ कीजिए, जो प्राकृतिक भाषा होती है, उस समय प्राकृत भाषा चलती थी, संस्कृत जैसी रहती थी। तो जो धर्म शब्द है, धर्म का जो प्राकृतिक रूप है वो धम्म ही है। और ये अशोक की जो धम्म नीति थी ये इसी यानी धर्म की नीति थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग दिया पूरी तरह। और उन्होंने एक बौद्ध भिक्षुक थे उपगुप्त, एक बौद्ध भिक्षुक थे उपगुप्त से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और पूर्ण रूप से जनता की भलाई में लग गए। देखिए धम्म क्या है। धर्म का प्राकृतिक रूप धम्म है। अशोक के धम्म में किसी देवता या कर्मकांड का कोई स्थान नहीं था और अशोक ने धम्म महामात्र या धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह 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 जाकर धर्म की शिक्षा या धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। उन्होंने जनता की भलाई के लिए सड़कें बनवाई, ठीक है, कुएं खुदवाए और जो इंसान रहते थे, मानव रहते थे, इसके अलावा जो जानवर वगैरह थे उनकी चिकित्सा व्यवस्था की। देखिए अशोक ने क्या किया कि उन्होंने, बौद्ध धर्म में जैसा है ना कि जीव की हिंसा नहीं मारना चाहिए, तो उन्होंने प्रत्येक जीव को बहुत महत्वपूर्ण माना और उनको कहा कि इन सबको जीवों को जीने का अधिकार है। तो उन्होंने ये किया कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। ये ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए और उनके लिए इलाज वगैरह किए। देखिए आपके पाठ में इसमें इतना ही है। अब हम इसको विस्तार पूर्वक भी पढ़ सकते थे, जैसे उन्होंने श्रीलंका में अपनी पुत्री और पुत्र महेंद्र को भेजा। संघमित्रा उनकी पुत्री थी, महेंद्र उनका पुत्र था, ये भेजा। लेकिन इन चैप्टर में इतना कुछ दिया नहीं है। हमारा उद्देश्य फिलहाल सिर्फ इतना है कि हम शीघ्र से इस कोर्स को कंप्लीट करके हम आगे बढ़ें। हम जब हमें मौका मिलेगा विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे इस चीज़ को। अभी फिलहाल हम केवल किताब के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। देखिए अन्यत्र लगभग हर पाठ के अंत में कुछ अन्य चीज़ें दी गई हैं तत्कालीन उस समय जो था, तो हमारे देश के अलावा और पड़ोसी देशों में या विश्व के दूसरे स्थानों पर क्या हो रहा था उस समय। यानी लगभग 2300 वर्ष पूर्व तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से कुछ वर्ष पूर्व यानी 2400 वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने एक चीन दीवार का निर्माण शुरू प्रारंभ कर दिया, ठीक है, जो 2000 वर्षों तक चलता रहा। और इस दीवार की लंबाई जो है वो 6400 किलोमीटर है। इस दीवार की लंबाई कितनी है, लगभग 6400 किलोमीटर। इस दीवार का निर्माण जो है पत्थर और ईंट से किया गया है, ठीक है। और इस दीवार के ऊपर जो है हर 100 से लेकर जैसे 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है, बुर्ज बनाए गए हैं। बुर्ज यानी जो थोड़ा सा ऐसा स्थान होता है उस दीवार के ऊपर कि वहाँ रह कर के निगरानी रखी जा सके। देखिए ये ऐसी दीवार मानव द्वारा ऐसी निर्मित एक कलाकृति है जो चांद से भी हमें दिखाई देती है, ठीक है। और ये इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर आराम से सैनिक या घोड़े वगैरह घुड़सवार जा सकते हैं, ठीक है, कई घुड़सवार एक साथ इसके ऊपर से निकल सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने सभी को शेयर करें। देखिए इसमें जो मैटर है ये रिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो जीके का जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि जब हम अपनी तैयारी जब शुरू करते हैं तो जीरो लेवल से उठते हैं, ग्रास रूट लेवल से उठते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इस चैनल को।